किसको फायदा किसको नुकसान, पश्चिम एशिया जल रहा है और कौन इसका फायदा ले रहा है, कब तक ये युद्ध चल सकता है। अगर इस देश में कुछ राष्ट्र इसलिए न्यूक्लियर बम चाहते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी को हराना है, पहले पड़ोसी को मारना, उसके बाद सारे उन लोगों को जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते, ये लड़ाई चलेगी। तो जो गैस की संकट की बात है, उस गैस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार भारत के गैस उत्पादक यानी पेट्रोलियम पदार्थ की जो रिफाइनरी उनको कहा है कि आप 30% तक इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो 30% जो अभी तक आपके 12% के करीब प्रोडक्शन था, 11% था, यदि आप उसको 30% पे ले जाते हैं तो आपका जो 2.8% की रोज की महीने की खपत है, उस खपत को बहुत हद तक आप मैनेज कर पाएंगे। इस युद्ध में अगर कोई सकारात्मक चीजें होंगी, शांति आएगा, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति उसकी के सिर पर चेहरा जाएगा और नरेंद्र मोदी है। हमें भारत की शक्ति के बारे में पता हो ना हो, दुनिया को हमारी शक्ति के बारे में पता है और उसी का नतीजा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम आप सुरक्षित बैठे थे, हमें पता था कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। आप सैटेलाइट से जमीन के अंदर तक का पता लगा लेते हैं, लेकिन आप ये पता नहीं लगा पाए कि वहाँ 165 बच्चियां हैं, स्कूल है वो, आपने वहाँ बम गिरा दिया। भारत को जितना जल्दी हो सके सारी ज़रूरतों को अपने यहाँ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहारिकताओं की दिक्कत है, सोर्सेस की दिक्कत है, रॉ मटेरियल की दिक्कत है, इन सब के बीच में से हम क्या रास्ता निकालेंगे, कितना कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव है उतना करना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो भंडारण क्षमता है हम कैसी बढ़ा सकते हैं, और जिन चीज़ का भंडारण नहीं हो, तो जैसे हम पीएनजी पे गए बड़े समझदारी से, उससे एलपीजी का दबाव कम हुआ, ऐसे बहुत सारे व्यावहारिक और सही निर्णय लेने पड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी हमारे साथ हैं, जयदीप कर्णिक जी। बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का। पश्चिम एशिया अभी भी लगातार जल रहा है। आपको लग रहा था कि इस तरीके की खबरें थोड़े दिनों में शायद शांत हो जाएंगी, और विश्व को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये मामला तनाव तक रहेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये युद्ध जैसी जो स्थिति है, या यूं कहें कि युद्ध है, ये बहुत लंबा चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इतने जल्दी ये शांत भी नहीं होगा। किसको फायदा किसको नुकसान, पश्चिम एशिया जल रहा है और कौन इसका फायदा ले रहा है, कब तक ये युद्ध चल सकता है, क्या आकलन है, क्या विश्लेषण है, भारत की भूमिका इसमें कैसे है, क्योंकि हम जिस तरीके से एलपीजी के संकट से गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अछूते नहीं हैं। उस युद्ध का प्रभाव हमारे देश में भी दिखाई पड़ रहा है। कैसे हम इस संकट से उभर पाएंगे, कैसे ये पश्चिम एशिया का पूरा मामला हमें प्रभावित करेगा, कौन इसके फायदे और कौन इसके नुकसान ले रहा है, इसी पर विश्लेषण करेंगे। शुरुआत रामकृपाल सिंह जी से। सर, शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि ये तनाव है, और हम भारतीयों को भी लग रहा था, विश्व के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये 2-4 दिन में मामला निपट जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हुआ? अब कैसी तस्वीर देख रहे हैं? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं मानता था, और जो कुछ हो रहा है ये होना ही था। और मैं मानता हूँ कि ये अभी भी ये जो चल रहा है ये ख़त्म, मान लीजिए कि 15 दिन 20 दिन या जब भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी ये सवाल चलेगा। एक बेसिक सवाल है। देखिए, इस धरती पर अगर मानवता को आगे बढ़ना है तो एक बात सब, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो, सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जियो और जीने दो। यानी हम भी जिए और आप भी जिए। कोई ऐसी विचारधारा इस धरती पर जब तक रहेगी, और अगर वो विचारधारा सत्ता तक पहुंचती है, यानी जो सरकार है उस पर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो है, वो ये इस विचारधारा का है कि जीने इस धरती पर सिर्फ एक कौम का हक है, उसी के लिए धरती बनी हुई है, और वो डिक्लेयर करता है। ईरान ने कहा है कि डेथ फॉर अमेरिका है, डेथ फॉर यहूदी, यानी इजराइल। वो कहता है कि हमारे पास जब भी मौका मिलेगा हम इसराइल को ख़त्म करेंगे। सीधी सवाल है, आप बंदूक का लाइसेंस हम सबको मिलता है, बंदूक का लाइसेंस लेने जाइए तो आप लिखते हैं आत्मरक्षा के लिए। अगर कोई बंदूक का लाइसेंस ये लेने जाए कि मुझे पड़ोसी की हत्या करनी मारना है, तो सवाल इस बात का है कि अगर इस देश में कुछ राष्ट्र
इसलिए न्यूक्लियर बम चाहते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी को हराना है, पहले मारना है। पड़ोसी को बिल्कुल ठीक। मारना, उसके बाद सारे उन लोगों को जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते। ये लड़ाई चलेगी, इसके कई रूप होंगे और आप आज कुछ भी कर लीजिए, कारपेटिंग कर लीजिए, ये तय करना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जब तक सारे राष्ट्र इस बात को नहीं करेंगे ये चीज़ें होंगी। और रही बात, अब चूंकि टेम्पोररी यहाँ की बात आप कर रही हैं, एक कल्पना कर लीजिए, जो सारा शुरुआत कहाँ से हुई थी कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, यही मुद्दा था। ये डर था कि न्यूक्लियर बम अगर ईरान के पास आ जाएगा तो चूंकि रिजीम फैनेटिक है, वो कुछ भी कर सकती है। एक होता है सेकुलर सत्ता, यानी जो जनता से चुनी जाती, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर लीजिए, वो एक दूसरी होती है कि नहीं धार्मिक सत्ता, जो कि धार्मिक सत्ता है और सैनिक सत्ता भी है। आप कल्पना कर लीजिए, आज जब लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिस तरह से पूरे पश्चिम एशिया को आज वो किया गया है, कल को कल्पना कर लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर पावर न चली जाए, ये पूरी दुनिया की चिंता है। जहां इस आइडियोलॉजी के समर्थक खुद सत्ता में बैठे हों, तो आप तय कर लीजिए कि जिस तरह से चीज़ें हो रही, इसलिए मैं अमेरिका को कोई बेदाग नहीं कर रहा हूँ। एक धर्म का अंधा है, एक जो है वो शक्ति का, ताकत का अंधा है। एक लाइन कहूँगा, बस उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ। युद्ध के बारे में किसी, मैं नाम नहीं जानता किसने, एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, लिखी है बल्कि कहिए, युद्ध जो होता है दो बूढ़ों को जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, और इसके लिए वो कुछ नौजवानों को, उन तमाम नौजवानों को इकट्ठा करते हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, एक दूसरे से नफरत भी नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को की हत्या करते हैं। यस सर, भारत ऊर्जा संकट थोड़ा बहुत तो दिखने लगा है, जैसा कि आप आंकड़े भी कुछ जिक्र करते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए भी वो आंकड़ा आप दोहरा दें, और कितनी समस्या आप ऊर्जा संकट के लिहाज से भारत में देखते हैं, वेस्टर्न जो एशिया है उसके पूरे माहौल को देखते हुए। देखिए क्या है, इसके दो पक्ष हैं। एक ये है कि वास्तव में हमारे यहाँ जो भंडारण क्षमता है वो कम है। 1.9 मिलियन टन हमारे यहाँ एलपीजी की भंडारण है, और हमें ज़रूरत है हर महीने की 2.8 मिलियन टन की। इस अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार की तरफ से पीएनजी लाया गया और सीएनजी। हमारे यहाँ 3 तरह की गैसों का इस्तेमाल हो रहा, और पीएनजी के कारण जो आपके एलपीजी की जो खपत है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया। भारत सरकार कह रही है कि जिनके यहाँ अभी भी गैस का कनेक्शन नहीं हुआ है वो तत्काल गैस का कनेक्शन ले लें। तो जो गैस की संकट की बात है, उस गैस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार भारत के गैस उत्पादक यानी पेट्रोलियम पदार्थ की जो रिफाइनरी, उनको कहा है कि आप 30% तक इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो 30% जो अभी तक आपके 12% के करीब प्रोडक्शन था, 11% था, यदि आप उसको 30% पे ले आते हैं तो आपका जो 2.8% की रोज़ की महीने की खपत है, उस खपत को बहुत हद तक आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इस गैस संकट से जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री गैस आधारित है। तो उस इंडस्ट्री को मैनेज करने की एक चुनौती है भारत सरकार के सामने, क्योंकि घरेलू गैस को यदि आप मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री एक बार हमारे यहाँ भारत में कोरोना काल में जो इंडस्ट्री की कमर टूटी थी, उससे उबर कर वो किसी तरह खड़ी हुई है। और आज यदि फिर से गैस संकट के कारण यदि उसके सामने एक समस्या पैदा हुई तो आपका जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं उस पर एक डेंट लगेगा। तो ये गैस को लेके मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी अभी समस्या घरेलू गैस को लेके आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपका एक जहाज़ आ गया, जेएनपीटी में आ चुका है। 20 जहाज़ जो हमारे वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं होर्मुज पे, उसमें 10 जहाज़ों पे एलपीजी ही है। भारत सरकार एलपीजी पीएनजी के विकल्प के तौर पे एलएनजी पे भी फोकस करके चल रही है कि जिसका उत्पादन यदि भारत में होगा तो आगे चल के जो गैस पे हमारी दूसरे दुनिया के तमाम देशों पे जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम कर सकेंगे। तो
LNG के लिए भी भारत सरकार की तरफ से एक प्रयास तेज कर दिया गया है। तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी आप देखिए कि बिजली उत्पादन में भारत आज की डेट पे आत्मनिर्भर बन चुका है। सोलर पावर पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल की जा रही है। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो पेट्रोलियम को लेके एक समस्या है तो उस पर भी हमारी निर्भरता थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये तमाम तरह के जो भारत सरकार के प्रयास है, उससे लगता है कि मुझे असर थोड़ा कम कर पाएंगे, असर थोड़ा सा कम कर पाएंगे। अवधेश सर, ट्रम्प साहब को लग रहा था 2 दिन में सब निपटा के काम खत्म कर देंगे और फिर अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प फर्स्ट करके पूरी कहानी बदल देंगे। पूरी कहानी बदली हुई है, वैश्विक लड़ाई, रणनीतिक लड़ाई तक पहुंच गई है, मामला सुलझ नहीं रहा। देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश में कुछ लोगों को टेलीग्राम किया होगा कि हम 2 दिन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका के लोगों को जब रणनीति बनाते हैं, जो पेंटागन से रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बताया गया हुआ है कि ये स्थिति पैदा होगी। अगर अंतिम परिणाम चाहिए तो हमको 2 लाख फोर्सेस उतारने पड़ेंगे, जो वहाँ कम से कम 2 वर्ष तक रहेंगे, 15,000 इसमें से मर जाएंगे, तब जाके वो चीज़ें चेंज होगी। ऐसा नहीं है, ये हम लोग मजाक में चीज़ें लेते हैं। देखिए, इस समय ईरान किस दुर्दशा का शिकार है उसके प्रमाण आपके सामने कुछ है, हम उसको समझ नहीं रहे। लेकिन वहाँ क्या है कि जब आप सत्ता में सब कुछ जो भी आ रहा है, जो IRGC में, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स में जा रहा है, जो सेना पुलिस में जा रहा है, उसको एक कसम खानी पड़ती है कि इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते मरना है, क्योंकि अब हमारा देश इस्लाम का देश है। तो वो आसानी से हथियार डाल देंगे। ये आतंकवादी जब सुसाइड स्क्वाड करने आता है, सुसाइड बने, तो उसको गोली मार के आप क्या पाते हैं? तो वो एक फोर्स है वहां। इस समय आप देखिए, पहली बार है जब ईरान ने आज ही उसने उस शहर को अंदर से दिखाया है जहां की हमारे मिसाइल्स, ड्रोन सब हैं। पहले कहा जा रहा था कि उसने एक शहर बना लिया मिसाइल ड्रोन्स के, उसने उसकी भी तस्वीर दिखाई है कि 332 मीटर नीचे हमारा, वहां तक आपका बम नहीं जा सकता है, जहां हमने न्यूक्लियर और बाकी किए। ये कोई ऐसे नहीं दिखा देता है। और जो मोजताबा अली खामेनी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये आदमी फ्रस्ट्रेशन में घोषणा करता है, न्यूक्लियर बम की घोषणा ऐसे नहीं कर देता कि हमारे पास है। अगर दुनिया जान गई कि आपके पास न्यूक्लियर, तो और 10 आपको आपके विरुद्ध जो है चारों तरफ से लगेगा। और जिस ढंग से वो अपने पड़ोसियों को मार रहा है, और अंतिम जो नस दबा देते हैं हॉर्मुज का, जो लास्ट में जो होता है कि जो भी जहाज जाएगा हम जला ही देंगे, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे भारत की कूटनीति का कहिए। इस समय दुनिया को अगर कुछ प्राप्त होगा तो केवल भारत की कूटनीति प्राप्त होगी। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस युद्ध में अगर कोई सकारात्मक चीजें होंगी, शांति आएगा, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति उसकी के सिर पर चेहरा जाएगा, और नरेंद्र मोदी है। पेजेस्कियन से जो उनकी बात हुई है, उसके बाद ईरान का बयान देखिए कि हम हॉर्मुज को उस ढंग से कंप्लीट बंद नहीं कर रहे हैं। पहले तो कह रहे थे मार देंगे, बयान आ गया है ना, आपके अखबार में भी है, कंप्लीट बंद है। ये चीजों की शुरुआत हो गई। लेकिन वहां क्या है, वहां 2 प्रकार के युद्ध है, एक युद्ध बाहर है और एक अंदर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। कि मोजताबा अली खामेनी के बारे में जानकारी है कि उनका एक पैर काटना पड़ा है, उनका लीवर डैमेज हो गया है, उसी हमले में घायल हुए जिसमें अयातुल्ला अली खामेनी मारे गए थे। तो वो देख करके वो सत्ता का समस्या वहां हल नहीं हुआ। सर, उनकी AI का वीडियो आया है, खामेनी इज बैक ऐसा करके। हाँ, तो वही एक मैसेज अभी तक वो कहीं टीवी पर नहीं देखे भाई। पेजेस्कियन कल जो है रमजान के अंतिम शुक्रवार को जो कुछ जो है वो उनके यहाँ जो जुमे को निकलता है, उसमें राष्ट्रपति पेजेस्कियन आ गए। अगर वो उस हालत में होते तो छोड़ते क्या आके आते? तो एक अब वहां क्या है कि देखिए 3 फोर्सेस वहां सत्ता के लिए लड़ रही है। एक रजब पहलवी है जो बाहर से बयान दे रहे हैं कि आप लोग तैयार रहो, सही समय पर हमको काम करना है, सही समय पर मैं आपके साथ दिखूंगा। लेकिन चूंकि उन पर एक आरोप है वहां भी कि आप अमेरिका इजराइल के द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो वो उतनी बड़ी फोर्स वहां नहीं बन रहे हैं। अमेरिका भी सपोर्ट नहीं। दूसरा जो वहां फोर्स है कि वो जिसको रेसिस्टेंस फोर्स, क्या है उसका नाम, तो एक नेशनल कॉलिशन ऑफ रेजिस्टेंस ईरान है। तो क्या है कि ये जो मरियम रजवी है, यहां भी कई ग्रुप उसमें शामिल हैं। तो ये जो मुजाहिदे खल्क एक संगठन था, तो वो जो मांग कर रहे हैं कि हम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य लाएंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे,
हम जो है चुनाव प्रणाली ऐसे करेंगे और सारा वो दे रहे हैं कि हम इस ढंग से चेंज करेंगे, तो उनका एक सपोर्ट है। लेकिन चूंकि युद्ध में वो इराक का सपोर्ट कर चुके हैं तो थोड़ी उसमें दिक्कत है। तीसरे फोर्सेस कुर्दों की है, हाँ, कि वो जो कॉलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ कुर्द्स जो बना है 5 फोर्सेस, वो भी बहुत बड़े ताकतवर है। तो अब ये 3 फोर्सेस वहां हैं आपस में, ये तीनों जो है, और ईरान में 40% जो जनता है वो गैर ईरानी है, जिसमें अजरबैजानी है, कुर्द हैं, हमारे अरब हैं, उर हैं और बलूच हैं। तो वो जो एक कोशिश हो रही है कि वहां अगर फोर्सेस सब खड़े होते हैं तो आंतरिक उथल पथल, तो उसकी भी लड़ाई है। कल जो पेजेस्कियन वहां उतरे हैं सामने, वो यही दिखाने के लिए कि सत्ता हमारी अभी संगठित है। तो अभी फोर्सेस वो लड़ेगी, यहां तक कि अगर युद्ध में पराजित हो जाते हैं तब भी वो फोर्सेस लड़ेंगे। वो जो स्थिति पैदा होती, इतना आसान से उसको परास्त करना नहीं है। लेकिन कोई भी युद्ध, सुनिए, अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। इस तात्कालिक युद्ध का कहीं न कहीं अंत होगा, और ये अंत जो होगा वो अब एक 1 डायमेंशन वाला नहीं होगा, ये बहुआयामी इसका अंत होगा। और उसके बाद ईरान के अंदर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इसलिए ये कह देना कि भाई अमेरिका ने ये सोच लिया, अमेरिका ने वो सोच लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई उनकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से थी। उस प्लानिंग में कई बार ये होता है कि भाई हम शायद ये अचीव कर लेंगे, अलग अलग खेरे होते कि ये नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो वो सारा कर आज उन्होंने किया है ना भाई। ईरान का जो तेल का जहाज जाता है उस एरिया में उन्होंने हमला कर दिया पूरा, कि अब तुम कैसे ले जाते हो देखते हैं। उस लेवल तक युद्ध जा चुका है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान की घटनाओं को थोड़ा ठीक से देखने की जरूरत है। और क्या हम चाहते हैं कि एक ऐसा देश इसी प्रकार से एक मिलिट्री फंडामेंटलिज्म के साथ खड़ा रहे, जो कहे कि एक देश को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, एक कम्युनिटी को या तो इस्लाम बन जाओ, धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, और जो अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने के लिए मिसाइल बना रहा हो और न्यूक्लियर बम बना रहा हो। क्योंकि ईरान पर ऐसे कोई खतरा नहीं है। अगर उसने अमेरिका को शैतान नहीं कहा होता कि डेथ, अगर इजराइल को नहीं कहेगा कि धरती से नष्ट करो, तो उसको क्या खतरा है। तो इसलिए उसने अपने खतरा लिया है। तो ऐसे देश का, भारत की अपनी एक पॉलिसी है, ठीक है, हमारा सबके साथ संबंध रहना है, लेकिन उस देश का इस स्थिति में रहना आज दुनिया के शांति के लिए भी उपयुक्त नहीं। अनुराग सर, इस संघर्ष का फायदा हथियार वाले देश, महाशक्तियां खूब ले रहे हैं, भारत पर कैसा प्रभाव? देखिए, सबसे पहले प्रतीक्षा जी, मैं जो युद्ध चल रहे हैं और जो प्रिडिक्शंस, उसके मैं बात करूं, मतलब पिछले बहुत सालों से मैं देख रहा हूं जो युद्ध का फॉर्मेट अब हो गया है, उसमें युद्ध खत्म तो होता ही नहीं है। यूक्रेन रशिया चला ही जा रहा है, मतलब वो कहाँ जा रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, शायद अब वो भी भूल चुके होंगे। कि जैसे भूल गए होंगे कि मतलब युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है, जैसे बाकी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो एक डिपार्टमेंट युद्ध का भी बना हुआ है, वो भी लड़ रहा है। तो मैं पिछले काफी सालों से देख रहा हूं, युद्ध खत्म होते तो दिखता नहीं, और जीवन भी शायद उसी के साथ ही उन देशों में चलता रहता है, सामान्य हो गया है। इसके अलावा जो इस समय जो सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज है वो ये है कि विश्व जो है इस समय कुछ बहुत अपरिपक्व लोगों के हाथ में चला गया है, जो अपने अहंकार के लिए, अपने ईगो के लिए या अपनी सनक के लिए विश्व को जबरदस्ती लड़ाई की आग में झोंक रहे हैं। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट में जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो इसलिए नहीं लड़ रहा है कि वो ना वो तेल के लिए लड़ रहा है, ना वो देश के लिए लड़ रहा है, ना वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है। उसका जो अपना जो लेवल है वो एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। आप जो अवधेश जी ने उदाहरण दिया कि आप जो आ रहा है, आत्मघाती जो हमला करने आ रहा है, वो कुछ नहीं सोच रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ ये पता है कि उसने मरेगा तो वो इस्लाम के लिए मरेगा, अगर वो बच गया तो इस्लाम के लिए बच गया। इसके आगे उसने कुछ सोचा नहीं है, ना उसको सोचने की शक्ति है। उसकी जो माइंड को इस तरह से बचपन से ट्यून किया गया है कि वो दूसरी दुनिया में चला गया है। अब जो उसी के विपरीत जो बड़े शक्तियां हैं दुनिया की, वो इस अपनी सनक के साथ साथ वो इतिहास में भी दर्ज होना चाहते हैं। वो इतिहास में दर्ज होने के लिए हम आप जिसको लड़ाई से ना कोई लेना देना है, ना हम लड़ना चाहते हैं, हम भारत हमेशा शांतिप्रिय देश है, वो अननेसेसरी इसमें फंस गया है। हमारे यहाँ ढाबे बंद हो गए, हमारे यहाँ लाइनें लग गई, उसका कारण चाहे कुछ हो, लेकिन इसमें एक चीज को लेके मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं, जो भी मेरे से बात करता है मैं, कि भाई हमें भारत की शक्ति के बारे में पता हो ना हो, दुनिया को हमारी शक्ति के बारे में पता है, और उसी का नतीजा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम आप सुरक्षित बैठे थे, हमें पता था कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। विनोद सर, ये संघर्ष जो कि शुरुआत में हुआ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया नहीं हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर वो चिंता दिख रही है।
वो संघर्ष, वो तनाव, वो जो वहाँ आग लगी है, उसका असर वो हमारे पर भी दिख रहा है। कूटनीतिक लिहाज से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिलहाल अभी वेस्टर्न एशिया को लेकर, और दूसरी चीज़ की संकट के लिहाज से आपका आकलन क्या कहता है? क्या ये जो हम अभी ऊर्जा के संकट के लिहाज से जूझ रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी %, उसको हम मैनेज कर पाएंगे? जब से ये वैश्विक हुआ है, विश्व ग्लोबल विलेज जो हुआ है ना, तो अब कहीं भी संकट हो वो असर तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है उसकी, लेकिन असर तो पड़ता है। ये कहीं असर नहीं पड़ा? यूक्रेन और रूस के युद्ध का भी असर पड़ा है। तो इसलिए ये मानना कि संकट का असर नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं, असर तो पड़ता है। अब ये युद्ध कितना लंबा चलेगा ये तो ट्रम्प साहब भी नहीं जानते। वो भी रोज घोषणा कर रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया, हम जीत गए, आखिरी दौर में। ये तो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ हम लोग बचपन में क्रिकेट मैच खेलते थे मोहल्ले की टीमों के साथ, तो जो टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के चल देती थी, स्टंप उखाड़ के चल देती थी कि हम जीत गए। तो उस टाइप का कुछ जो है ट्रम्प साहब का लग रहा है। अब ये सही है कि अमेरिका प्लानिंग करके बहुत कुछ करता है, बड़ी लंबी प्लानिंग होती है, लेकिन ट्रम्प साहब कितनी प्लानिंग करते हैं भगवान जाने। वो या प्लानिंग मानते हैं या वो रिपोर्ट्स जो आती है उनको कितना मानते हैं, पेंटागन की रिपोर्ट को, उसकी रिपोर्ट को। उनका तो ये है कि मैंने कर दिया। वैसे अमेरिका लंबी प्लानिंग करके वियतनाम में भी गया था, वो भागना पड़ा था। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने के बाद ही भागना पड़ा, वही तालिबान फिर आ गए जिनको आपने उखाड़ा। सीरिया में आप उसी जिसको पूरे यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित किया उसी को आप राष्ट्रपति बना के आए और गले मिल के आए। तो ये सब, हाँ, जेल में भेजा था। तो ये सब हमारे सामने है। अब ईरान तो बड़ा हमने मान लिया, हम कुछ लोगों की एकदम खलनायक है दुनिया का। ईरान ने कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष को उठाया क्या? अपने घर ले गया उठा करके उसकी पत्नी के साथ? क्या किसी देश की 1 इंच भूमि पर कब्जा किया ईरान ने? बयान दिया, बयान तो बहुत लोग देते हैं इसराइल को लेकर। और इसराइल जो ग्रेटर सपना देख रहा है, ग्रेटर इसराइल का, जिसमें वो लेबनान और बेरूत सब समेटने का, वो क्या है? तो मतलब एक तरफा नहीं देखना चाहिए हमको। और अगर कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात मैं रामपाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। सोवियत संघ को भी मानना पड़ा था खुर्शीव, तो वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इजराइल के लिए भी है और वो पैलेस्टीन के लिए भी है। आप पैलेस्टीन को मानता देने को तैयार नहीं है, और जो देश मानता देता है उससे आप झगड़ा करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए पैलेस्टीन को मानता देने के लिए, पैलेस्टीन भी तैयार हो जाएगा, रखिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, क्या दिक्कत है? जो गांधी जी ने कहा था कि दोनों एक साथ रहे, और भारत के तो स्टैंड यही है इसको लेकर के। तो दुनिया में सारे मुद्दे जो है बहुत बड़े जटिल मुद्दे बने हुए हैं, और मुझे लगता है इनके पीछे जो महाशक्तियां हैं, जो सबसे बड़ी बात जो आर्म्स इंडस्ट्री है, जो हथियार उद्योग है, वो कैसे चलेगा? जिस दिन दुनिया में शांति हो जाएगी, जिस दिन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो जाएगा, तो लॉकहीड मार्टिन की कैसे अपना जो है सामान बेचेगा? कैसे अमेरिका के उद्योग, ये जो है डिफेंस उद्योग और दुनिया भर के चलेंगे? वो तो लड़ाई होती है, उनके व्यक्तियों की मत नहीं है भाई। आप सैटेलाइट से जमीन के अंदर तक का पता लगा लेते हैं, लेकिन अब ये पता नहीं लगा पाया कि वहाँ 165 बच्चियाँ हैं, स्कूल है वो, आपने वहाँ बम गिरा दिया। तो ये मतलब खलनायकी जो है खाली उसके, वो तो ईरान चूंकि लड़ा रहा है, इराक की तरह फॉल नहीं हो गया उसका। जैसे सद्दाम हुसैन बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जैसे घुसे ही फॉल, वो तो लड़ रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतना ईरान जो है सस्टेन कर पाएगा। हम लोग सोचते थे कुछ मिसाइल छोड़ेगा उसके बाद, लेकिन वो तो स्थितियाँ ये हो रही है कि अच्छा, हमने हिसाब की तो चिंता सबको है मोतज़बा की। नेतन्याहू कहाँ है? 4 तारीख को उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस हुआ था, 4 मार्च को, जो गए थे यहाँ एक हॉस्पिटल में जहाँ वो बम गिरा था, मिसाइल गिरी थी। उसके बाद से तो उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, मैं उनको नहीं मानता क्योंकि जब तक कोई, लेकिन हैं कहाँ? किसी बंकर में होंगे, सुरक्षित स्थान पर। तो युद्ध में होता है, मुतज़बा भी सुरक्षित स्थान पर होंगे। मैंने तो नहीं, मुतज़बा तो भुगत चुके हैं, उनके तो पिताजी मार ही दिए गए, तो उनको तो ज़्यादा सुरक्षित। तो सवाल ये नेतन्याहू भी कहा, खाली ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, उधर से बैटिंग वही कर रहे हैं बराबर। और लड़ाई देखिए, मुझे लगता है लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तक नहीं बुला रहा, इमरजेंसी मीटिंग जो होनी चाहिए है। सुरक्षा काउंसिल की बैठक हो गई, संयुक्त राष्ट्र की बैठक हो गई, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? कोई इंटरवेंशन है उसका? उससे ज्यादा इंटरवेंशन तो हमारे अवधेश जी का होगा। मतलब सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इतना बड़ा संघ, हम सब उसके लिए बाकायदा भारत सारे देश पैसा देते हैं उसको चलाने के लिए, और वो कर रखा ही नहीं है। और चीन और रूस, देखिए निर्भर ये करेगा। अब क्या मान रहा है कि ईरान जो है
उसके पीछे कोई ताकतें नहीं है। अगर इतना मुकाबला कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैकिंग तो है ना। और किसकी बैकिंग हो सकती है? सबको मालूम है, रूस, चीन, दो बड़े देश जो बैक कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बैकिंग हो रही थी। तो ये लड़ाई खत्म तभी होगी जब ये महाशक्तियां चाहेंगी। और ईरान तो एक तरह से लड़ ही रहा है, वो तो बर्बाद होने के लिए तैयार है। वो तो वही है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर अंबानी से कोई सड़क का कोई आदमी झगड़ा कर ले, या जैसे चलिए अंबानी का उदाहरण नहीं देता हूँ, हम अपनी कार लेके जाते हैं और सामने से ऑटो वाला आ रहा है, ये क्या कहते हैं, ई रिक्शा वाला, तो हम बचाते हैं अपनी कार को कि भैया तो छीन देगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा बिगड़ जाएगा। तो वही स्थिति है इस समय अमेरिका ईरान की। ईरान तो जैसा कि अवधेश जी कहते हैं, इस्लामिक जुनून तो है ही, और नाम ही उसका है रिवोल्यूशनरी, वो इस्लामिक रिपब्लिक। लेकिन जो सबसे बड़ा उल्टा दांव पड़ा है इजराइल और अमेरिका का, जो अली खामनेई की इन्होंने हत्या कर दी। अली खामनेई के मरने से जो उनको शहादत का दर्जा मिल गया, और वो एक बड़ा इमोशनल इशू हो गया पूरे, न सिर्फ ईरान में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। आज की स्थिति ये है, ग्राउंड स्थिति। मैंने उस दिन कहा था, पहले दिन जिस दिन अली खामनेई की हत्या हुई थी, शायद यहीं कहा था या कहीं किसी जगह कहा था कि इसने एक तो शिया सुन्नी की दरार मिटा दी। फिलहाल कुर्दों को अमेरिका ने अप्रोच किया कि आप हमला करिए, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त वो नहीं मिलना चाहते हैं इसमें। और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में शासक एक तरफ है और मासेस जो है उनकी सहमति ईरान के साथ हो गई है। तो ये गलती जो स्ट्रेटेजिक हुई है उनसे, अली खामनेई को मार करके, मुझे लगता है शायद इसका अंदाज उनको नहीं था। उनको था कि इनके मरते ही वहां बिखर जाएगा सिलसिला और हम उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देंगे, जो नहीं हुआ। अब लड़ाई कब तक चलती है ये तो या तो कोई ज्योतिषी बताए। सर ये युद्ध, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये तनाव है, संघर्ष है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगा, पर इस तरीके की स्थिति दिखती नहीं है। खामेनेई इस बैग का वीडियो भी जारी कर दिया, हालांकि अभी तक उस पर स्पष्ट कुछ नहीं आया कि वो वहीं से जारी हुआ है। वैश्विक स्थिति, विश्व की सुरक्षा और ऊर्जा, इन सब पर इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। हमारा देश वहां कहां स्टैंड करता है? तो अपने देश की स्थिति को देखने के लिए बहुत सारी बातें वैसे आई हैं, पर मैं 3 घटनाओं को जोड़ना चाहूँगा। कोरोना ने, ऑपरेशन सिंदूर ने, और अभी जो ये ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, इन तीनों ने एक ही बात सिखाई है कि हम जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने घर में ही अपना सब कुछ चलने लगे। और यहाँ पर मैं गांधी के ग्राम स्वराज पर ले जाऊँगा। छोटे पैमाने का वो मॉडल पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को चुना था और ग्राम स्वराज को पीछे धकेल दिया था। हर चुनाव के पीछे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। उन नुकसानों को जितना हमने भुगता है, हमने जब वसुधैव कुटुंबकम कहा था सदियों पहले, तो दुनिया ने नहीं माना था। तो अगर दुनिया वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मान रही तो हमें राष्ट्र सर्वप्रथम पर ही रहना पड़ेगा, और रहना ही चाहिए, और राष्ट्र के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहिए। कोरोना में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, सारी दुनिया सील हो गई थी, और हमें जो चीज़ें बाहर से आती थी उसके लिए तड़पना पड़ा था। सिंदूर में हम अकेले खड़े थे, कोई हमारे साथ नहीं था। और इस युद्ध में भी हमारे जहाज़ों को निकालने के लिए जो मशक्क़त करनी पड़ रही है और जो हाहाकार मचा है त्राहिमाम, उसका सिर्फ एक सबक है कि सब छोड़कर 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, एक दिन का काम तो नहीं है, 10 साल लगे। वो जैसे 5 वर्षीय योजना बनी थी, 10 वर्षीय योजना बन जाए कि अभी नहीं, 2026 में नहीं तो 2036 में भारत के पास संपूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम 90% से अधिक की आत्मनिर्भरता तो हो जाए। और नीचे से शुरू करके ऊपर तक हर गांव की जरूरत वहीं पूरी हो जाए। ये जो मॉडल खड़ा किया था, तो ये आप समझ में आता है कि कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी उनकी। वो छोटी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था की, समाज की, दुनिया की गहरी समझ रखते हुए एक मॉडल क्रिएट हुआ है वो, और हमारे यहाँ उसको कई जगहों पर पालन भी होता है। आदिवासी का काम तो जंगल में चल जाता है, उसको तो कोई हॉर्मूज वाला खराब नहीं कर सकता। वो तब भी था जब सभ्यता यहाँ नहीं पहुंची थी, वो आगे भी रहेगा। वहीं मारता है, वहीं खाता है, वहीं जीता है, रात को नाचता है आग के किनारे। और वैसे नहीं जीना, और ऐसे महलों में जीना है, आलीशान में जीना है, मॉल में जीना है, गैस सिलेंडर जलाने खूब सारे, तो फिर सोच लो ये दुनिया कहाँ जा रही है। सीधा सबक इन तीनों बड़ी घटनाओं का ये है कि भारत को जितना जल्दी हो सके सारी ज़रूरतों को अपने यहाँ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहारिकताओं की दिक्कत है, सोर्सेस की दिक्कत है, रॉ मटेरियल की दिक्कत है। इन सब के बीच में से हम क्या रास्ता निकालेंगे, कितना कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव है उतना करना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो भंडारण क्षमता है हम कैसी बढ़ा सकते हैं, और जिन चीज़ का भंडारण नहीं होता, तो जैसे हम PNG पे गए बड़े समझदारी से, उससे LPG का दबाव कम हुआ। ऐसे बहुत सारे व्यावहारिक और सही निर्णय लेने पड़ेंगे, जो कि 1 मिनट या 5 मिनट की बात नहीं है, लेकिन लेने ही चाहिए। दुनिया लड़ रही है और लड़ती रहेगी। जिस तरीके से खोमनेई मरे, कितने घरों में उनका बदला लेने की कस्में खाई जाती रही होंगी। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन खड़ा हुआ और वही भस्मासुर बना, और जब 9/11 हुआ तो सब दुनिया दंग रह गई।
क्योंकि वो जिद, वो बदला लेने का जुनून अंदर पल रहा था ना। ये बात सही है कि वहां कट्टरवादी शासन था और जिस तरीके का अत्याचार खमनेई ने किया उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि वो 165 लड़कियां मरी और वो मीनाब के स्कूल को लेकर अमेरिका में भी जांच की मांग उठी और होनी चाहिए। लेकिन इसी ईरान में जब खमनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था तो ये सैकड़ों लड़कियां थी, हजारों लोग मारे गए हैं, पता ही नहीं चला कौन था सड़क पर। लेकिन अगर अमेरिका का निर्णय लेने का क्राइटेरिया ये है, अमेरिका का निर्णय लेने का क्राइटेरिया ये है कि कट्टरवादी शासन है और दमन करते हैं, तो चीन के तियानमेन शौक पर लोकतंत्र का दमन करने वालों के ऊपर आपने हमला क्यों नहीं किया? बड़े चौधरी बन रहे हो दुनिया के, सड़क पे फांसी दे हैं? समरथ को नहीं दोष घुसाई? वहां उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार आपको नहीं दिख रहे हैं? टैंक के तले लोकतंत्र की मांग करने वाले युवाओं को कुचल दिया गया, वो नहीं दिख रहे हैं? क्यों चाइना को आप नहीं मार सकते? हिम्मत नहीं है, बल्कि डर रहे हो। सोवियत संघ को सामने से नहीं मार सकते तो विघटन करके। तो दुनिया कैसे चलती है उसके जानने वाले बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ और कूटनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं। भारत को अपना देखकर अपने ऊपर केंद्रित होना चाहिए और हमारे पुरखे बता गए हैं कि कैसे हम अपने को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो फिलहाल दो शक्तियां आपस में टकराई हुई हैं, लेकिन पश्चिमी एशिया का पूरा प्रभाव विश्व के तमाम देशों पर दिख रहा है। इसीलिए अब ये कह पाना कि भारत इससे अछूता रहेगा, ये शायद ठीक नहीं होगा। फिर भी देखना यह है कि ये युद्ध कब थमता है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी हमारे बहुत शुक्रिया।